प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का जो थर्ड चैप्टर है उसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को करेंगे। इससे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन को कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं औपचारिक स्रोत कौन से होते हैं। औपचारिक स्रोत वो स्रोत होते हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है, जैसे हमारे व्यापारिक बैंक है, एसबीआई बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, जिन पर सरकार का कंट्रोल होता है, सरकार की निगरानी होती है, उनको हम औपचारिक स्रोत बोलते हैं। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोत बैंक और सरकारी समितियां हैं। ऋण के औपचारिक स्रोत अर्थात जैसे बैंक और सहकारी समितियां रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का सर्वोच्च बैंक है, आरबीआई, उसकी निगरानी में कार्य करते हैं। इनके द्वारा किए जाने वाले ऋणों पर जो ब्याज की दरें होती हैं उनको आरबीआई द्वारा ही तय किया जाता है। औपचारिक ऋण स्रोतों के लिए जो ऋण है वो ब्याज की दर कम होती है और जो ऋण वापसी की जो शर्तें होती हैं वो स्पष्ट और सुगम होती है। जबकि जो अनौपचारिक स्रोत है, जैसे हम महाजन से या किसी साहूकार से पैसे उधार लेते हैं, तो उस पर जो ब्याज की दरें होती हैं वो काफ़ी अधिक होती है और ऋण की जो वापसी होती है वो आसानी से नहीं होती है। औपचारिक ऋण की वजह से जो उत्पादक है वो आसानी से जो पैसे हैं उनको उधार ले सकते हैं, क्योंकि जो ऋण होगा वो काफ़ी सस्ता होगा और वो अपने उत्पादन कार्यों को कर सकेंगे, जिससे आर्थिक सहायता बढ़ेगी, देश का विकास होगा। भारतीय जनसंख्या का जो बड़ा भाग है वो निर्धन है। गरीब लोग साहूकार और महाजन से ऊंची ब्याज दरों पर ऋण लेकर काम धंधा शुरू करने में असमर्थ होते हैं। अतः सामाजिक व आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए औपचारिक ऋण स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत है। आप सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हो, जो औपचारिक ऋण है उनमें जो ब्याज की दर है वो काफ़ी कम होती है। सरकार देश के कल्याण के लिए, गरीब जनता का भला करने के लिए जो ऋण की दर है, ब्याज की जो दर है वो काफ़ी सस्ती रखती है, जिससे जो उत्पादक है वो निवेश कर सकता है, देश का कल्याण हो सकता है। साथ में गरीब व्यक्ति है उन पर उनका कोई भी शोषण नहीं होता है और जो ऋण की जो वापसी होती है वो काफ़ी सरल होती है और स्पष्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस प्रकार नज़र रखता है और यह जरूरी क्यों है। भारत का जो रिजर्व बैंक है यानी कि आरबीआई है, वो सभी बैंकों पर निगरानी रखता है। वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो आरबीआई है उसका जो मोटिव है वो देश का कल्याण है, जबकि जो व्यापारिक बैंक है उनका जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना है। तो आरबीआई को ये डिसाइड करना होता है कि जो व्यापारिक बैंक है वो आम जनता का शोषण तो नहीं कर रही है। वो बार बार उन पॉलिसीज़ को ध्यान में रखती है जो आरबीआई ने डिसाइड करी है, जैसे ब्याज दर है, वो कितने व्यापारिक बैंक है वो चार्ज कर रहे हैं, इन सब बातों का ध्यान आरबीआई रखता है। अगर आरबीआई इन बातों का ध्यान नहीं रखेगा तो जो व्यापारिक बैंक है वो अपना लाभ कमाने की वजह से देश का कल्याण नहीं करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए, बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नकद हिस्सा अपने पास रखता है, यानी कि आरबीआई के पास कुछ हिस्सा बैंक अपने पास जमा के रूप में रखता है, क्योंकि जो आरबीआई है वो बैंकों का बैंक है। आरबीआई बैंकों के पैसे को जमा करता है और ज़रूरत पड़ने पर बैंकों को ऋण देता है। तो जो आरबीआई है वो अन्य बैंकों के लिए बैंक का कार्य करता है। आरबीआई नज़र रखता है कि बैंक वास्तव में नकद शेष बनाए हुए हैं। आरबीआई इस पर भी नज़र रखता है कि बैंक केवल लाभ प्राप्त करने के लिए व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण नहीं दिलवा रहे हैं, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों और छोटे कर्जदार इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। यानी कि जो आरबीआई है वो ये ध्यान रखता है कि जो ऋण का लाभ है वो सभी व्यक्तियों के पास बराबर होना चाहिए, किसान भी उससे फ़ायदा उठा सके, छोटे उद्योग उत्पादक है या छोटे कर्जदार है वो भी ऋण ले सके। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वो कितना और किसे ऋण दे सकते हैं, उनकी ब्याज की दरें क्या हैं।
आरबीआई बैंक और सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली पर नज़र रखने और उनके लिए दिए गए दिशा निर्देश जारी करने का कार्य करता है। यदि इन औपचारिक ऋण संस्थाओं पर नियंत्रण रखने वाली आरबीआई बैंक जैसी कोई संस्था नहीं होगी तो अनौपचारिक ऋण स्रोतों की भांति जो औपचारिक बैंक हैं वो भी अपनी मनमानी करने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, विकास के लिए ऋण की आवश्यकता या की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। विकास में ऋण की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऋण के माध्यम से जो उत्पादक है वो पूंजी प्राप्त करता है। क्योंकि लोन लेकर कोई भी उत्पादक है वो अपना निवेश को बढ़ा सकता है, अपने काम धंधे को बढ़ा सकता है, और बिना पूंजी के ये असंभव है। किसी भी स्रोत से ऋण लेकर किसान अपने खेत में फसल बीजता है, उसमें कीटनाशक व खरपतवारक नाशक दवाइयों का छिड़काव करता है। यदि फसल अच्छी हो जाती है तो वह कर्ज भी उतार देता है और अपने परिवार के लिए अनाज का उत्पादन कर लेता है। इस प्रकार एक उद्यमी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ऋण लेकर कच्चा माल और कई मशीनें खरीदता है और उत्पादक कार्य करके लाभ अर्जित करता है। तो जो ऋण है वो एक महत्वपूर्ण तत्व है, यानी ऋण है तो उससे देश का विकास होता है, आर्थिक सहायता मिलती है, क्योंकि उत्पादक है वो निवेश कर सकता है, पूंजी लगा सकता है, किसान फसल का उत्पादन कर सकता है, और कोई भी जो उद्यमी है वो छोटे मोटे धंधे शुरू कर सकता है। तो जो ऋण है वो किसी भी देश के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहाँ वस्तु तथा सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तु विनिमय के जरिए हो रही है। वस्तु विनिमय का मतलब है जहाँ मुद्रा का कोई प्रयोग न हो रहा हो, वस्तु के बदले वस्तु का ही लेन देन हो। तो पहले वाले टाइम में जब मुद्रा नहीं थी तो वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित में थी, और उस समय वस्तु के बदले में वस्तु का ही लेन देन होता था। अगर हम बात करें किसानी की, तो जो किसान है गेहूं का उत्पादन करता है और अपनी सारी आवश्यकताओं को गेहूं के बदले में ही पूरा करता है। अगर हम मोची की एग्जांपल लें तो जो मोची है किसान के परिवार से अनाज लेता है और बदले में जूते उसको देता है। नाई है वो भी किसान के परिवार से जो है वो अनाज लेता है और किसान के परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनके बाल काट कर अनाज प्राप्त करता है। जो बुनकर है वो भी किसान के परिवार के लिए दरिया या खेस बुनकर बदले में अनाज प्राप्त करता है। बढ़ई है वो किसान के परिवार से में के लिए लकड़ी के कृषि उपकरण बनाकर और लोहे के उपकरण बनाकर बदले में अनाज व चारा प्राप्त करता है। यानी कि सभी जो व्यक्ति हैं वो अब एक दूसरे की आवश्यकताओं को वस्तु के रूप में ही लेन देन करते हैं, मुद्रा का कोई भी रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, एम सलीम भुगतान के लिए 20,000 रुपये नकद निकलवाना चाहता है, उसके लिए वह चेक कैसे लिखेगा ये आपको बताना है। तो चेक है वो दिया हुआ तो उससे शुरू में वो खुद के से निकाल रहा है तो उसके लिए उसे यहाँ सेल्फ लिखना होगा। उसके बाद वो जितने अमाउंट लेना है, जैसे 20,000 लेने तो वहाँ 20,000 उसको लिखेगा, अंकों में भी और शब्दों में भी, हिंदी या इंग्लिश जो भी आप चाहो यूज कर सकते हो। यहाँ खाते का नंबर होता है और लास्ट में उसके साइन होते हैं। तो ये चेक भरने का सिस्टम होता है। क्वेश्चन नंबर 6, मांग जमाओं को मुद्रा क्यों कहा जाता है। मांग जमाएं वे जमाएं होती है जो बैंक के पास जमा होती है। जब आप सेविंग खाता खोलते हो या करंट खाता खोलते हो और उसमें जो पैसे आप जमा करवाते हो तो उसको मांग जमाएं कहते हैं। जो करंट खाता होता है आपका, उसमें से आप कब जब चाहो पैसे निकलवा सकते हो, इसलिए उसको मांग जमा कहते हैं। मांग जमा को मुद्रा इसलिए समझा जाता है क्योंकि इस सुविधा का प्रयोग करके आप बिना नगद मुद्रा के हम वस्तुएं खरीद या बेच सकते हैं। जिस व्यक्ति का बैंक में खाता होता है वह अपने खाते में पर्याप्त धन जमा है, वह अपने भुगतान के लिए अपने खाते से चेक काट सकता है। चेक एक ऐसा कागज है जो किसी व्यक्ति के खाते में चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति के पास खास रकम का भुगतान करने का आदेश है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया, अगर हम किसी को पैसे देना चाहते हैं तो वो पैसे कैश फॉर्म में ना देकर चेक दे सकते हैं, और चेक देने से वो एक तरह से हमारी मांग जमा ही कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 7,
सभी लोगों के लिए यथोचित दरों पर ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए, यानी कि उचित दरों पर ऋण क्यों देना चाहिए। तो अगर उचित दरों पर ऋण उपलब्ध होंगे तो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में किया था, जो उत्पादक है वो उत्पादन अच्छी तरह से कर सकेंगे, किसान है फसल को अच्छी तरह उगा पाएगा, ऐसे ही जो उद्यमी है वो काम धंधे शुरू कर पाएंगे। अगर ब्याज की दर उचित होगी, अगर ब्याज की दर काफ़ी महंगी होगी तो उत्पादक को ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, वो निवेश नहीं करेगा। किसान को जो फसल होगी वो इतनी ज़्यादा अच्छी होने के बावजूद भी, क्योंकि ब्याज की दर ज़्यादा थी तो उसको फ़ायदा नहीं होगा। तो ब्याज की दर कम होनी चाहिए, ऋण सस्ते मिलने चाहिए ताकि उत्पादक है वो उत्पादन को बढ़ा सके। अनौपचारिक ऋण स्रोतों में उधार लेने वाले जो कर्जदार होते हैं बहुत ऊंची दरों पर ब्याज का भुगतान करते हैं। अनौपचारिक में जैसे महाजन है, साहूकार है, वो ऊंची दरों पर दर होती है ब्याज की, उन पर ऋण देते हैं। यदि किन्हीं कारणों से वे ब्याज का भुगतान भी न कर पाए तो फिर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता रहता है और वो कर्ज के चक्कर में फंस जाते हैं। ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्जदारों की जो आय है वो लगातार घटती रहती है, जिस कारण बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए। इसके द्वारा लोगों की आय बढ़ेगी और बहुत से जो लोग हैं विभिन्न ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सस्ता कर्ज ले सकेंगे, क्योंकि जो बैंकों में और सहकारी समितियों में जो ब्याज मिलता है वो सस्ता मिलता है, जबकि साहूकार और महाजन से ज़्यादा ब्याज होता है। बहुत से लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सस्ता कर्जा ले सकेंगे, वो फसल को उगा सकेंगे और कोई कारोबार कर सकेंगे, छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकेंगे। अगर ब्याज की दर कम होगी, वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सामर्थ्य के अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। तो ऋण जितना सस्ता होगा देश का विकास उतना ही अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 8, स्वयं सहायता समूह से क्या अभिप्राय है। नाम से ही पता लग रहा है, स्वयं सहायता समूह अपनी खुद की मदद करना, स्वयं की सहायता करना। स्वयं सहायता समूह में 15 से 20 पड़ोसी सदस्य मिलकर बचत करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर वे इस बचत में ऋण के रूप में धन ले लेते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि 15-20 व्यक्ति इकट्ठे पैसे करते हैं, जोड़ते हैं, यानी कि बचत करते हैं, और फिर जब किसी को भी ज़रूरत होती है उनको उनमें से एक सदस्य को उधार पर दे देते हैं ब्याज की दर पर। तो जो ब्याज की दर होती है वो काफ़ी कम होती है, जिससे प्रति व्यक्ति को ज़्यादा फायदा मिल जाता है। प्रति व्यक्ति जो बचत है वो 25 रुपये, 100 रुपये या इससे अधिक भी हो सकती है। वो डिपेंड करती है कि जो सदस्य समूह है उनकी बचत कितनी है, तो वो पैसे इकट्ठे करके एक व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गरीब व्यक्तियों के लिए स्वयं सहायता समूह की कोई 3 फायदे बताइए। तो गरीब व्यक्ति के लिए स्वयं सहायता समूह के 3 फायदे इस प्रकार हैं। स्वयं सहायता समूह में जो ऋण है वो आसानी से मिल जाता है, कोई कागजी कार्रवाई नहीं होती है। स्वयं सहायता समूह में जो ब्याज की दर है वो काफ़ी कम होती है, और स्वयं सहायता समूह में जो ऋण की वापसी होती है वो भी सस्ती, जो शर्तें होते हैं वो काफ़ी आसान होती है, और जो व्यक्ति है वो कर्जे का जो जाल होता है जिसको हम ट्रैप बोलते हैं उसमें नहीं फंसते। लास्ट क्वेश्चन, ऋण या साख की इतनी अधिक मांग क्यों है। हमें ऋण की क्यों आवश्यकता पड़ती है। हमें लोन लेने की आवश्यकता तभी पड़ती है जब हमारे पास पैसे कम होते हैं और हमारे खर्चे ज़्यादा होते हैं, हमारे पास बचत कुछ नहीं होती है। तो हमें अपने खर्चे को पूरा करने के लिए, आगे निवेश करने के लिए, अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऋण लेने की आवश्यकता होती है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऋण की मांग बहुत अधिक होती है। मनुष्य को विभिन्न आर्थिक क्रियाओं के लिए धन की आवश्यकता होती है, परंतु धन है वो पर्याप्त न होने के कारण ऋण का सहारा लेना पड़ता है। बाहर जैसे देश में जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उत्पादक हैं, तो उनको कच्चे माल के लिए, श्रमिकों की पूर्ति के लिए ऋण की आवश्यकता होती है, वो ऋण लेते हैं। इसके अतिरिक्त भारत में जो अधिकतर किसान हैं वो भी निर्धन हैं, उन्हें फसल उगाने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। मनुष्य की जो ज़रूरत की है, जो उसकी आवश्यकता है, जैसे घर, गाड़ी या आवश्यक विद्युत उपकरण है, उनको खरीदने के लिए भी ऋण की ज़रूरत होती है। इसलिए जो ऋण की मांग है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।
आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।